सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। परम सौभाग्य का विषय है कि आज हम फिर से जो हमारे पुराने वक्ता हैं और बुजुर्ग हैं, हमारे केंद्र के सहयोगी हैं, उनको सुनने का अवसर पा रहे हैं। डॉक्टर बृजमोहन शर्मा जी, जो मनस्तत्व के और भारतीय दर्शन के बहुत ही अच्छे चिंतक हैं। तो ये विषय उन्होंने लिया है, नीति एवं दर्शन के साथ में मनस्तत्व का अटूट संबंध है, क्योंकि मनस्तत्व शुद्ध होने पर उसी में नीति और दर्शन पल्लवित हो सकते हैं। व्यक्ति और समाज जीवन उसी से जो है लाभान्वित हो सकता है। ये जो इंटेलिजेंस एंड लाइफ, बुद्धि एवं जीवन, वह जीवन चाहे मनुष्य जीवन हो अथवा जो पशु पक्षी हैं, वृक्ष पर्यंत सर्वत्र मन का जो है प्रभाव होता है। और इसको तो श्री अरविंद आदि बहुत सुंदर रूप से उसकी चर्चा करते हैं। हमारे वेदों में, पुराणों में भी इसकी चर्चा है। पाश्चात्य मनोविज्ञान, साइकियाट्री, और इसमें भी इसकी बहुत बड़ी चर्चा उपलब्ध होती है। तो क्योंकि एक होता है कि यत्नो जीवन योनिस्तु, तो यत्न होता है, यत्न जहाँ जहाँ देखने को मिलता है। जो स्थावर हैं, जंगम हैं, वृक्ष को स्थावर कहते हैं, बाकियों को जंगम कहते हैं। जो चलते फिरते हैं वो जंगम हैं, जो स्थिर रहते हैं फिर भी प्राणी हैं उनको स्थावर कहते हैं, जैसे वृक्ष है। हमारे तो सनातन हिंदू संस्कृति में वृक्ष जन्म को भी एक जन्म माना गया है, और कोई व्यक्ति ऐसा भी कार्य करता है तो उसको वृक्ष जन्म मिलता है। ऐसा भी वेदांत आदि में, पुराण आदि में वर्णना मिलती है। तो ये जो यत्नो जीवन योनिस, तो कहीं किसी प्रकार का कहीं यत्न देखने को मिलता है। यत्न माने क्रिया, और क्रिया तीन प्रकार से होती है, मानसिक है, वाचिक है और शारीरिक है। ये तीन प्रकार की क्रिया, ये यत्न जहाँ देखने को मिलता है, जानना चाहिए कि वहाँ पर जीवन है, किसी न किसी रूप में जीवन है। अतः यह जीवन के साथ में जो बुद्धि है ये जुड़ा हुआ है। हमारे न्याय शास्त्र के अंदर भी जो आत्मा के 9 प्रकार के विशेष गुण हैं, उनमें पहला गुण होता है बुद्धि। वहाँ पर बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान तीनों को बराबर माना गया है गौतम के न्याय सूत्रों में। तो बुद्धि, उपलब्धि माने अनुभव है, और ज्ञान हम जिसको कहते हैं, यह सारा ज्ञान जो है, चाहे आज आईटी के ज़माने में कितना भी ज्ञान जो है हमें दिखाई पड़ता हो हमारे नेट पर, वेबसाइट्स में, परंतु मूलतः उन सब ज्ञानों के पीछे कोई जीवित प्राणी है, कोई एक लाइव सिस्टम है। तो इन बातों को जान करके जो चेतना शक्ति, जो ज्ञान शक्ति और जो एक चेतन जीव, इनका जो संबंध है उसको आधुनिक मनस्तत्व के हिसाब से जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज डॉक्टर बृजमोहन शर्मा जी कुरुक्षेत्र के निवासी हैं, उनका हम जो है हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे विश्वविद्यालय और श्री नंदा जी के केंद्र की तरफ से। और उनसे अभी निवेदन करेंगे कि वो इस विषय पर जो है अपना सुचिंतित व्याख्यान प्रदान करेंगे। और जो हमारे श्रोता लोग हैं उनसे निवेदन, उनका सबका स्वागत है। इसके अंदर जो आज के विशिष्ट श्रोता उपस्थित हुए हैं, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर देवी सिंह हैं, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्र हैं, प्रियंका जी हैं, रमेश कुमार सुखीजा जी हैं, सुशील कुमार जी हैं, और जो है श्री विक्रम शर्मा जी हैं, श्री चमन शर्मा जी हैं, और भी कुछ भाई बहन अभी जुड़ेंगे। तो आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे केंद्र के तरफ से। और आप लोग नोट रखेंगे, चाहे मेंटल नोट हो या कागज़ में नोट हो, जो आप पूछना चाहेंगे वो व्याख्यान के बाद में आप पूछ सकते हैं, और हम थोड़ी चर्चा परिचर्चा के लिए भी समय रखेंगे। तो अभी निवेदन करेंगे डॉक्टर शर्मा जी से जो है वो व्याख्यान देने के लिए। अभी रवि दत्त आगे का कार्रवाई।
आप चालू कीजिए। ओम। ओम। पुनः हम हमारे जो आज के वक्ता हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया वो अपने विचारों से बुद्धि और जीवन के विषय में जो आधुनिक समय में हमें जानना चाहिए उस सभी को कृपया वो हमारे सामने प्रकट करेंगे, ऐसा हम उनसे अभी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। कृपया वो अपना वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत करें और हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद जी महोदय। हाँ, ओम नमः शिवाय। विषय पे आने से पहले मैं अपने माता पिता को नमस्कार, सबको भी नमस्कार करता हूँ। मेरा विषय बुद्धि और जीवन है। बुद्धि और जीवन विषय पे आने से पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे छोटे बच्चे के लिए। छोटे बच्चे पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें केवल मूल प्रवृत्तियां होती हैं। उसमें खाना पीना यानी दूध देना और उसको बाहर निकाल देना, एक्सक्रीट करना। फिर धीरे धीरे जो माँ है उसको दिशा देने लगती है, ताड़ी बजाती है तो वो आंखें उधर करने लगता है, या इसी तरह से और दूसरी सूझ वाली बातें जो हैं माँ शुरू करती है। तो माँ का आधार जो है, या माँ ही सारे जीवन का एक आधार है। जैसी वो शिक्षा दे देगी, जैसी वो दिशा दे देगी, उम्र भर हम उसको नहीं भूल पाते। तो वो केवल मूल प्रवृत्तियां दो होती हैं, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। उसके बाद धीरे धीरे वो व्यवहार को सिखाती है। अब व्यवहार में क्या है कि जैसे मूवमेंट्स हैं, गतियाँ हैं, भाषा है, रिश्ते हैं, उनकी माँ जानकारी देती है। ये और माँ शब्द जो है दोनों होठों के मिलने से बन पाता है और वही आधार है। वास्तव में वही यानी एक भगवान है बच्चों के लिए। आगे चल करके उसको बहुत सारे शिक्षण प्रशिक्षण मिलते रहते हैं और उनसे वो आगे बढ़ता रहता है। तो मूल प्रवृत्तियाँ जो है उनको बुद्धि में परिवर्तित किया जाता है। यानी आप उसमें यानी बुद्धि में क्या क्या निहित है। एक तो सीधे रूप से समस्या समाधान है और दूसरा यानी समायोजन है के आधार पर। यानी इन दोनों का प्रशिक्षण माँ देने लगती है और जीवन में प्रशिक्षण एक आधार है और उस आधार के पर ही व्यक्ति व्यवहार करना सीखता है। तो इसमें यानी जन्म से कुछ बुद्धि के अंश होते हैं और उनको माँ प्रखरित करती है और वो आगे चल करके यानी बहुत ज़्यादा तक आ सकते हैं। बुद्धि का विकास लगभग यानी 15 या 16 साल की आयु तक आता है और इसके बाद जो है बुद्धि जो है यानी उसका विकास नहीं हो पा। बाकी फिर आप प्रश्न उठता है कि 15 साल की आयु के बाद बुद्धि नहीं होती बढ़ती, तो उसका मतलब नहीं उसका फिर व्यक्ति में किस प्रकार के प्रभाव होते हैं। यानी वो समाज में घूमता फिरता है, बातचीत करता है, अनुभव लेता है और इसी तरह से उन अनुभवों से उसका शिक्षण प्रशिक्षण होता है। विद्यालय में जाने लगता है, अक्षर ज्ञान हो जाता है, अक्षरों को जोड़ना सीख जाता है, वाक्य बनाने सीख जाता है और उन वाक्यों का अर्थ निकालना भी सीख लेता है। एक प्रकार का ये प्रशिक्षण है। इसी प्रकार से दूसरे व्यवहार हैं, पिता है, माँ है, उनके द्वारा यानी दिशा दी जाती है और उसी के आधार पर व्यक्ति व्यवहार करता है। तो बुद्धि जो है 15-16 साल की आयु तक बढ़ पाती है, इसके बाद बुद्धि का विकास नहीं होता। अब प्रश्न होता है कि ये बुद्धि तो सब में एक जैसी है, लगभग एक लेवल है,
और जिनका यानी मंद बुद्धि है उनमें विकास नहीं हो पाता। उसके कुछ फिजिकल शारीरिक कारण हो सकते हैं, उसको वातावरण न मिलना हो तो हो सकते हैं, उसको कुछ और मतलब यानी सहानुभूति ना मिली हो, प्रेरणा ना मिली हो, या इसी प्रकार से और दूसरे यानी विषय हैं जिनका प्रभाव उसके ऊपर होता है, वो नहीं मिलने पर या उनके अधिक मिलने पर यानी वो बुद्धि में गड़बड़ाने लगता है। मेजर विशेषकर यानी इसमें शारीरिक विकास की रुकावट या मस्तिष्क का विकास न होने के कारण ये सारी गति होती है। अब प्रश्न ये होता है कि बुद्धि कितने स्तर तक जाती है। बुद्धि कभी भी किसी भी प्राणी में शून्य नहीं होती, यानी उसमें कुछ ना कुछ बुद्धि होती है, और उसका विकास ना होने के कारण यानी एक समाज एक विशेष कारण है, मस्तिष्क का दूसरा कारण है। इस प्रकार से ये प्रक्रियाएं चलती हैं। अब प्रश्न होता है कि पशुओं में भी बुद्धि होती है। पशुओं में भी बुद्धि होती है, परंतु उसकी सीमाएं बहुत कम है, सीमित है। उसका क्या है कि उसकी जो बेसिक आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए, उनके उपयोग के लिए जो व्यवहार करते हैं उस लेवल की बुद्धि होती है, जैसे भूख, प्यास, यौन। और इसी प्रकार से यानी इसमें सहानुभूति, एक साथ रहना, आपस में व्यवहार करना, मिलना जुलना, इस प्रकार के व्यवहार हैं और इससे अतिरिक्त नहीं है। परंतु मनुष्य में बुद्धि के आधार और भी हैं कि उसमें मनोवैज्ञानिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये है कि सबसे पहले मैं एक चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो जीवन है वो पूर्णतः व्यवहार है, और इस व्यवहार के आधार बहुत सारे हैं। उनको चर्चा करने से पहले एक दो मैं आपको संकेत देता हूँ जो कि बड़े वैचारिक दृष्टि से ये होते हैं। आज समाज में आप देखेंगे कि रिलीजन के दृष्टि से हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, और दूसरे लोग भी हैं। एक सीमा तक एक जैसी होती है और आगे चल करके उसका विभाजन होने लगता है। कोई थीस्टिक हो जाता है, यानी भगवान में विश्वास करने वाला होता है, एक दूसरा व्यक्ति भगवान में विश्वास करने वाला नहीं होता। परंतु बुद्धि और पहले का जो व्यवहार है, जो सीखा हुआ है, वो इन सब चीज़ों में यानी इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है। एक ही विषय है और उस विषय को एक व्यक्ति ठीक बताता है और दूसरा व्यक्ति गलत बताता है। हम शिव में, प्रभु में, ईश्वर में विश्वास करते हैं। मुस्लिम उसके अतिरिक्त अल्लाह ताला में विश्वास करते हैं। अब उनके आगे जो नीचे से देखें आप, उनके व्यवहार के कारण ये सारे का सारा होता है, वो एंसेस्ट्रल चलता है, माता पिता के द्वारा चलता है। कोई चीज़ गलत है, ठीक है, अनुचित है, उचित है, ये जो आधार है इनके, ये सारे के सारे आप देखेंगे व्यक्तिगत हैं और ग्रुप समूह से संबंधित हैं। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप ये कहिए कि आदमी का जो व्यवहार है उसका भी एक प्रकार का प्रशिक्षण है, और उस प्रशिक्षण के साथ व्यक्ति का व्यवहार में अच्छी चीज़, बुरी चीज़ आ जाती है, गुडनेस, बैडनेस। अब गुडनेस का मामला, इंटरप्रिटेशन जो है व्यक्तिगत हो गई, यानी एक समूह में जिसमें रहते हैं उसके आधार पे हो गया। एक छोटे से सोशल मिलियू में जिसमें हम रहते हैं उसके अनुसार हो गया। और पहले दूसरे व्यक्ति जो हैं, जो हमारे साथ ही रहते हैं, कल्पना में, व्यापार में,
शिक्षा में एक जैसे हैं, परंतु उनकी दृष्टि और सोच में अंतर होता है। एक आदमी उसको ठीक मानता है, दूसरा आदमी गलत मानता है। इसका आधार कहाँ है? इसका आधार पहले का प्रशिक्षण है, और उस प्रशिक्षण के कारण ही आदमी जो है व्यवहार में यानी परिवर्तन लाता है और व्यवहार को ठीक और गलत कहता है। अब इसके साथ ही साथ मानव की कुछ और आवश्यकताएं हैं, और वे आवश्यकताएं आदमी के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। अब वो परिवर्तन जैसे सबसे पहले सेफ्टी है, सुरक्षा है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो वो रुदन करता है, और रुदन के बाद जब माँ उसको दूध पिलाती है, पहले तो उसको दूध का भी एहसास नहीं होता कि कैसे पिया जाता है। जब माँ शुरू करती है, प्रशिक्षित करती है, उसके बाद वह व्यक्ति यानी उससे से दूध को माँ से लेने लगता है। माँ कमर पे हाथ फेरती है, उसको पर एक लल या लव का, प्यार का, अफेक्शन का एहसास होने लगता है, या वो ये सीख लेता है। जब सिर पे हाथ फेरती है उसका भी प्यार का संकेत मिलता है। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि व्यक्ति जो है शिक्षण और प्रशिक्षण में यानी चलता रहता है। अब सबसे पहली जो मैंने बताई है सेफ्टी, सुरक्षा, और उस सुरक्षा में आज बच्चे को गर्मी हो, सर्दी हो, मौसम का अंतर हो, भूख हो, प्यास हो, या इसी तरह से कपड़े गीले हो जाएं, उनका एहसास होने लगता है। और उसका आधार जो है यानी उसमें माँ जो सुरक्षा देती है उससे उनका आपसी संबंध भी हो जाता है। अब उसके बाद एक सुरक्षा और है जिसको सिक्योरिटी कह देंगे। उसमें व्यक्ति सोचने लगता है कि अब तो मेरा काम हो गया। ये विकास है, मानसिक विकास है, साइकोलॉजिकल विकास है। और उसमें क्या है कि आप सुरक्षित तो हो गए, अब कल को भी आपने सुरक्षित होना है। ये आयु के विकास के साथ ही साथ व्यक्ति सीखने लगता है, और ऐसे धीरे धीरे चीज़ों को, या पोजेशन अधिकार कह देते हैं उसको, वो शुरू हो जाता है। अब वो बच्चा जो है सुरक्षित होने के अतिरिक्त कल को भी उसको दूध मिलना चाहिए, ये भाव लेकर के वो विकसित होने लगता है। अब एज आयु बढ़ती है, उसके बाद एफिलिएशन में है कि उसको यानी उसकी आयु के बच्चे चाहिए, तो उसको माँ के साथ बात करने की आवश्यकता है, उसको पापा के साथ बात करने की आवश्यकता है, उसको बहन भाई के साथ रहने की आवश्यकता होती है, उसे खेलने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के भाव विकसित होने लगते हैं। तो उसमें क्या है, एफिलिएशन यानी आदमी व्यक्ति जो है उनके साथ सह संबंध जोड़ने लगता है। अब इनमें इन्हीं विकासों में एक संकेत और है, इसमें अति और रिक्तता होने पर व्यक्ति में असामान्यताएं विकसित होने लगती हैं। अब जैसे बच्चा बाहर ज़्यादा रहने लग जाए, या बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिल जाए, बहुत ज़्यादा एफिलिएशन मिल जाए, इन भावों में उसको और दूसरी तरह की चीज़ें यानी समस्याएं विकसित होने लगती हैं। इसके बाद क्या है कि व्यक्ति में एक अचीवमेंट का भाव पैदा होने लगता है। ये भी आयु के विकास के साथ ही विकास में आता है। तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या करता है कि मैं कुछ करूं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो माँ कहती है वो कपड़े रखे हैं उनको ले आओ, वो किताब है, वो पेंसिल है वो ले आओ, वो तकिया है उसको उधर लगा दो, ये धुले हुए कपड़े हैं वहाँ रख दो। यानी इस प्रकार से संपर्क शुरू हो जाता है। इस प्रकार से ये सारे के सारे भाव उसमें होते हैं, और फिर जब वो काम कंप्लीट कर लेता है तो उसको छोटी सी थोड़ी सी बहुत सारी
प्रशंसा मिल जाती है। यदि प्रशंसा ना मिले, यानी उसको पहचान ना मिले, तो ऐसी स्थिति में भी वह बच्चा कुछ असामान्यताओं को आत्मसात करने लगता है। यदि अधिक मिले तो अहंकार का विकास होने लग जाता है, और थोड़ी मिले तो वो असुरक्षा का भाव या सेल्फ रिजेक्शन का जो भाव है वो उसमें आने लगता है। तो ये जो है अचीवमेंट के बाद रिकॉग्निशन की बात है कि बच्चे की पहचान, बच्चे को देखना, उसके बारे में यानी वाह भाई वाह, ये इस प्रकार के प्रशंसा के शब्द कहना भी आवश्यक है। नहीं तो अन्यथा तो बच्चे में असामान्यताएं विकसित होने लगेंगी। और उसको बहादुर भी कहना, उसको लड़ाई झगड़े में से मना करके ये कहना कि भाई तुम जो कर रहे हो बहुत ठीक कर रहे हो, ये पहचान बनाना आवश्यक है। और उसके बाद उसका व्यवहार जो है सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। परंतु इसका अधिक या कम होना भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करता है। इस प्रकार से आगे चल करके पावर नीड है। पावर नीड भी इसी प्रकार से होती है कि एकाधिकार भाव जो है ये भी विकास में आता है। परंतु इसका अति जो है ना, सामान्यतः संस्कृत भाषा में अति वर्जित कहते हैं, तो वो भाव भी है कि यानी ये चीज़ें सामान्य रूप से ही प्राप्त होनी चाहिए। इनसे अधिक अगर जो साइकोलॉजिकल नीड दे दी जाए तब भी व्यक्ति के साथ समस्या हो जाती है, और अधिक या कम मिले तब भी समस्या होती है। यानी बैलेंस व्यवहार जो है वो आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है, एक व्यक्ति, एक ही परिवार में दो बच्चे हैं। अब उन दो बच्चों का के व्यवहार में अंतर है, एक जैसा नहीं। अब उसमें क्या है कि पहला बच्चा और बड़ा बच्चा, कई बार बड़े बच्चे को ज़्यादा महत्व दे दिया जाता है या कभी छोटे को दे दिया जाता है, बड़े को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये दोनों बातें जो है व्यक्ति को या उसके व्यक्तित्व को जो है विकास में रुकावट डालती है। इस प्रकार की ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, इनका सीधे रूप से व्यक्ति के व्यवहार से तो है ही, और इसके साथ विकास, मानसिक विकास का भी संबंध है। और मानसिक विकास जाकर के सीधे रूप से बुद्धि से जुड़े हुए हैं। तो बुद्धि तो इन सारी चीज़ों को करती है, और ये साइकोलॉजिकल नीड है, इनकी एडजस्टमेंट, समायोजन का जो भाव है वो हो जाता है। अब बुद्धि में क्या है? बुद्धि में समस्या का समाधान और समायोजन स्थिति में और इसी प्रकार से समय के अनुसार करना आवश्यक है। ये सारी बातें हैं। अब मैं एक दो एग्जाम्पल संकेत रूप में देता हूँ, और उनका सीधा प्रभाव क्या है वो भी हम देखेंगे कि अपराध क्यों होते हैं, अपराध क्यों करते हैं, हम दूसरे की क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं, और या इसी प्रकार से एक ही विचार के जो कि तर्कशास्त्र के आधार पे उचित है या अनुचित है वो तो आप अपने हिसाब से लगाते हैं। उसके लिए क्या है कि वो सोशल लर्निंग, सामाजिक जो आपने ट्रेनिंग ली है, हिंदुइज्म की, मुस्लिमिज्म की, स्टेटस की, वो सारी की सारी इंटरप्रिटेशन जोड़ दी जाती है। अब इन साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक यानी जो प्रभाव है वो तो व्यवहार को गाइड करते ही हैं, उसके साथ की साथ प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव करती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं कुछ चर्चाएं करूंगा, जिस प्रकार से एक यानी दो पैरेट थे, तोते हैं। एक तोता जो है डेविल्स के घर में है और एक जेंटलमैन के है। अब उसको ट्रेनिंग जैसे
मालिक बोलता है वो भी वैसे ही बोलने लग जाता है। क्या बोलता है कि कोई आया है, आपका सामान है, आप बैठिए, मैं पानी लाता हूँ, और आपकी क्या आवश्यकता है, अभी मैं बुलाता हूँ। हाँ, इस प्रकार की चर्चाएं करेगा। और दूसरा जो है वो डेविल्स परिवार में है, तो वो भाई क्यों आया, किस लिए आया, क्या बात है तू डाकू है, चोर है, उचक्का है, इस प्रकार के भाव जो है वो प्रदर्शित करता है। अब वो एक ही माँ के हैं, परंतु उनको सोशल एनवायरनमेंट जो है अलग अलग मिला हुआ है, उसके कारण वो सारे का सारा प्रशिक्षण यानी उनका व्यवहार जो है आवश्यकता है बहुत सीमित है, परंतु मनुष्य की मनोविज्ञान आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है, जिसके कारण उसको विभिन्न प्रकार के तनाव हाव दिखाई देते हैं, चेहरे भी परिवर्तन हो जाते हैं, और उसके आधार पर यानी व्यवहार जो है सारे का सारा मनोवैज्ञानिक है, और का आधार बुद्धि और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, और उनकी संतुष्टि के लिए ही आदमी काम करता है। तो पुनः बुद्धि और जीवन इनका बहुत बड़ा संबंध है, और मूल प्रवृत्ति यानी जो कि पशु में और व्यक्ति में कॉमन है, और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जो है यानी व्यक्ति में अतिरिक्त है, और उनके हिसाब से ही व्यक्ति व्यवहार करने लगता है। हाँ जी, कितना समय लगेगी? हाँ, प्रश्न के लिए आपका अपेक्षा है, आपसे पूछिए। जी, आप में से कोई भी जो श्रोता प्रतिभागी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, तो आप हमारे डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा जी से प्रश्न पूछ सकते हैं आज के इस विषय के संबंध में जो हमारे सामने आज शर्मा जी ने जो ये व्याख्यान प्रस्तुत किया है। इसमें मानव की प्रारंभिक जो अवस्था होती है उससे आरंभ करके वो पूर्ण एक बुद्धि और जीवन का जो तालमेल होता है, जो एक मनोविज्ञान का वो संबंध परस्पर होता है, वो उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इस संबंध में आपका कोई भी प्रश्न हो तो आपका स्वागत है प्रश्न पूछने के लिए। आप प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। जी, महोदय एक प्रश्न मेरा ही है कि हेलो। हाँ जी, स्वागत है। जी जी, महोदय प्रश्न ये है मेरा कि एक शंका है थोड़ी मन में कि जैसे कई बार हम बुद्धिमत्ता पूर्ण किसी व्यक्ति को मान तो लेते हैं कि वो बुद्धि की दृष्टि से तो उसको हम काफी वो बुद्धिमान है, बुद्धि की दृष्टि से रिच है, लेकिन जो सैद्धांतिक पक्ष होता है एक जीवन का, उसमें कई बार वो व्यक्ति पिछड़ा हुआ रहता है, या एक चारित्रिक हम कहते हैं इस प्रकार का। तो जैसे जीवन का संबंध बुद्धि के साथ है, तो क्या बुद्धि की
जो एक सीमा अगर हम तय करें तो उसके अंदर चरित्र आदि और भी जो सैद्धांतिक जो बातें हैं, नैतिकता की बातें हैं, क्या वो भी उसमें समाहित होता है? ऐसा मेरा प्रश्न है जी। जी महोदय। ये जो आप प्रश्न आपने उठाया बहुत सुंदर है और अच्छा है, इससे हटकर है। बात करूंगा मैं कि ये नैतिकता जो है ये आपने घर से सीखी है, अपने मित्रों से सीखी है, आपने शिक्षण संस्था से सुनी सीखी है, और उसके बाद भी आपके व्यक्तिगत क्षेत्र में दो लेवल है। और एक लेवल तो जो है ईश्वर का है जो कि प्रैक्टिकल है, और दूसरा लेवल जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, और वहाँ पर यानी कुछ अपूर्णता है, इसलिए व्यक्ति उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। सीधी बात ये है कि आदमी आगे जो आप मन को देखे ना, मन का तो मूवमेंट जिसने नियंत्रित कर लिया वो तो संत हो गया, परंतु नियंत्रित नहीं होता, मन भटकता रहता है। और उस भटकन में ये दोनों चीजें हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। कई बार नहीं करना जो है वो आत्मग्लानि भी पैदा करता है, और कई बार ये एक प्रकार का दोष भी है। हाँ जी, पूछिए और पूछिए। जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ उपस्थापित कर स्वागत सकते है हैं। जी। हाँ जी। जी। आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपना प्रश्न यहाँ रख सकते हैं। महोदय, आपने अति स्पष्ट और बहुत ही सरल जो यहाँ प्रस्तुति अपने बुद्धि और जीवन के संबंध में जो रखी है, इससे ये ऐसा प्रतीत होता है कि सभी जो हमारे प्रतिभागी यहाँ जुड़े हुए हैं उनकी जो शंकाएं हैं वो दूर हो गई हैं और इस संबंध में उन्हें काफी स्पष्टता हो गई है। फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। संयम ही नहीं रह पाता, कैसे करें हम संयम? किन स्थितियों में हमें किस प्रकार से हमें संयमित रहना चाहिए ताकि हमारा मन भटके ना और हम क्रोधित ना हो? इस प्रकार का छोटा सा शायद उलझ पुलझ सा क्वेश्चन है, आप सही समझ पाए होंगे और प्लीज मार्गदर्शन ठीक कीजिए। है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं प्रयास भी करूँगा आपको संतुष्ट करने की। एक तो सीधी बात यह है कि आपको इसके लिए बाह्य न हो करके आंतरिक होना आवश्यक है। बाह्य कितनी चीजें हैं, भौतिक लीजिए, राजकीय लीजिए, स्टेटस लीजिए, पता नहीं कितनी है, इन्फिनिटी नंबर है। अब अगर जो आप बाहर देखेंगे तो मनोस्थिति में परिवर्तन आएगा, आप आवश्यकता महसूस करेंगे। एक आपका पड़ोसी है, वो व्यापारी है, या वो थोड़ा परवर्ण है, या उसमें कोई ऐसा भाव है और उसका संतुष्ट होता है, तो आप में भी इच्छा पैदा होने लगती है। ये जेलिस का भाव जो है, अगर जो आप कमा रहे हैं 500 रुपये दैनिक रूप से और वो कमा रहा है 2500 रुपये, और दूसरा का तीसरा कमा रहा है 3000, इस प्रकार से, तो आपके स्वतः ये स्वाभाविक है कि आपके मन में ये भाव आएगा कि ये इतनी ऐसेगा, अब तेरे पास कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में जेलेसी कह देते हैं, जिसको जलन कह देते हैं, वो भाव पैदा होने लगेगा।
और जब उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी तो स्वतः ही आप क्या रेस्टलेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। परंतु इसको शुरू में ही अगर जो दबा दिया जाए जल्दी से, और इसके साथ के साथ एक तो आप पूरे एक्साइटेड होंगे, पूरे जोश में होंगे, उसका फिर कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे को नुकसान करने, दूसरे की प्रति करने के लिए उसको कोई कोई दबाव, कोई कोई चर्चा, बात थर्ड पर्सन से बात करना, इस प्रकार के भाव कर देते हैं। इसके अतिरिक्त ये इसमें अभ्यास की आवश्यकता है। ये एक छोटी सी बात तो बड़ी है, परंतु मैं छोटी समझ की बात कर रहा हूँ। दयानंद जी ने जो विषय दिया है कि मूर्ति पूजा अपेक्षित नहीं है, परंतु अगर जो आप गहराई में जाएंगे, एकाग्रता पैदा करने के लिए मूर्ति ही आधार है। परंतु उनके ऊपर कुछ अंग्रेजों के, कुछ और लोगों के प्रभाव थे, या हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड रहे हूँ, या इस प्रकार से कोई सोच में गड़बड़ हो, और ये आम आदमी को सूद कर गया, इसलिए आर्य समाज की स्थापना हो गई। मैं वैचारिक भाव बताता हूँ। एक तो जैसे मूर्ति पूजा थी एकाग्रता के लिए, एक और है बुद्धिज्म का अंश है, और उसमें सीधे रूप से है कि मस्त ये जो मन है ना, उसको जीरो पे ले आओ, तब जाकर के आप सामान्य तरीके से इस मन की भटक को रोक सकते हैं। या एक और है से आपका भटकता है कि भटकन की तीव्रता को से ज्यादा तीव्रता का कोई ऐसा कार्य ले लीजिए कि वो करना है, और उसमें वो सीधे रूप से कहते हैं छोड़ यार, ये सारी चीजें छोड़ दो और आपने यू आर टू कंप्लीट। तो उसमें भी आपको इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा, अंतःस्पर्शी होना पड़ेगा। ये 2-3 तरीके हैं, इनके आधार पे नियंत्रण किया जा सकता है। तो धन्यवाद महोदय। और कोई प्रश्न हो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं मैं पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर पाया। जिस तरह से पशुओं का है, और क्या उनमें ही बुद्धि होती है, क्या वो भी सोचते हैं, इस प्रकार के प्रश्न रहे हैं पीछे। लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है उनके ऊपर, परंतु मेरे विचार से उनमें भी बुद्धि होती है। आपने कभी को देखा हो, उसे भूख लगेगी तो वो शिकार करेगा, और इतना करेगा कि जिसमें उसका पेट भर जाए और छोड़ देगा, फिर अनावश्यक वो जगह नहीं करेगा। और आदमी में एक गुडनेस कह लीजिए या बैडनेस कह लीजिए, ये जो पैसे का आधार है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसमें आदमी अपने आप को ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, टेढ़ा मेढ़ा, पता नहीं क्या क्या आदमी सोचता है, और पशुओं में ये नहीं है, इसलिए वो बड़े शांत और शांतिप्रिय है। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा विषय से हट गया था बाकी, और आर्य समाज के बारे में बोल गया, परंतु मेरी अपनी सोच है, बाकी कोई मेरे को किसी का विरोध नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो? सरल शब्दों में और बहुत ही व्यावहारिक स्वरूप में हमें इतनी जो एक ज्ञानपूर्ण जो ये बातें बताई हैं, इनके लिए हम महोदय का हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं पुनः। तो अभी डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी की अनुमति से क्या हम इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न कर सकते हैं? हेलो हाँ जी सर। हाँ जी सर क्या
ओम। गुरुजी हाँ वो प्रश्न भी हो गए जी गुरुजी। अभी अच्छा प्रश्न हो ना। जी व्याख्यान हो गया तो हम्म। जी। जी गुरुजी। हाँ बहुत अच्छी बात बताए, कुछ मूर्ति पूजा के संबंध में भी बताए कि परिपूर्ण समाज होता है, व्यक्ति होता है जो मानस है उसको संभालने तक कि किसी को कोई उपाय सूट करता है, किसी को मूर्ति सूट करती है तो किसी को मूर्ति सूट नहीं करती, परंतु सभी लोगों को आपस में जुड़ करके इस प्रकार से बने रहना चाहिए ताकि एक बृहत्तर समाज का निर्माण हो और एक ऐसी भावभूमि का निर्माण हो जैसे सभी लोग सबका सहयोग कर रहे हैं, सब लोगों की मनस्थिति को समझ रहे हैं, क्योंकि मन तो एक स्टफ है परंतु उसका भिन्न भिन्न परिप्रकाश है। जैसे शरीर तो एक ही स्टफ है, पंचभौतिक है, परंतु हर एक का शरीर देखने को अलग अलग है। ऐसे ही मन भी एक प्रकार का स्टफ है, परंतु वो हर एक में अलग अलग प्रकार का है। हमारे यहाँ तो शैव शास्त्र में हम जाते हैं तो एक ही जो परम चैतन्य है उसी का परिप्रकाश प्राण भी है, उसी का परिप्रकाश मन भी है। मन को अगर चित्त कहा गया है, वो चित्त जो चित्त होता है या चिति होती है, यानी जो मूल शक्ति है उसी का परिप्रकाश जो है वो चित्त बनता है, मन बनता है। मन को हम रोल बैक कर लें वो जाके चैतन्य में मिल जाता है। ऐसे ही प्राण को भी हम रोल बैक करेंगे वो भी जाके वही जो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है वहाँ पर मिल जाता है। इसलिए बहुत तरह से भारतीय चिंतन में इस विचार हुआ है, पर जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरीज हैं, कुछ न्यूरॉन्स को लेके न्यूरो साइकोलॉजी है, उन सब में भी पाश्चात्य जगत में बड़े आधुनिक गवेषणा पूर्ण रूप से उसका कार्य हुआ है। मन के अलग अलग तलों की भी बात हुई है, जैसे सीजे यूंग थे, उन्होंने मन के अलग अलग तलों की बात कही है। श्री अरविंद ने भी इसी प्रकार मन के अलग अलग तलों की बात कही है। और हमारे यहाँ भी शास्त्रों में चाहे पतंजलि में हो अन्यों में हो इस प्रकार की बात कही गई है। और मन या चित्त कोई राजा का किसी को राज योग भी कहा गया है, परंतु जो आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से उन्होंने इस बात को रखा कि लाइफ क्या है, माइंड क्या है, दोनों में संबंध क्या है, और अपने माइंड को मैनेज करने के लिए एक अंग्रेजी में बात कहते हैं ना कि डोंट माइंड मैटर बट माइंड योर माइंड। मैटर को आप माइंड करेंगे तो मैटर से हाथ से खिसक जाए, तो माइंड को अगर मैटर करेंगे, माइंड को अगर माइंड करेंगे यानी माइंडफुल होंगे, माइंड को विटनेस करेंगे तो मैटर भी जितना चाहिए वो आपके पास में आएगा। इसलिए मन को अगर कोई जीतता है तो जगत को जीतता है। इसलिए इस मन को लेकर के जो पहले मैंने मंत्र पढ़ा था, इसे 5 मंत्र हैं जो यज्ञाग्रतो आदि, इनको हम शिव संकल्प सुक्त कहते हैं, यजुर्वेद में है। वो शिव संकल्प सुक्त ये एक प्रकार के उपनिषद भी उसको कहते हैं, शिव संकल्प उपनिषद। और सारे उपनिषद हमारी मनोभूमि को निर्मित करने के लिए, ताकि हम ब्रह्म विद्या के अधिकारी हों, व्यवहार में भी कुशल हों। इसलिए ये जो मनस्तत्व विषय में डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा जी ने आज ये व्याख्यान प्रस्तुत किया, बहुत ही उपादेय है। और जीवन और बुद्धि इनके आपसी संबंध को जान करके बुद्धि का विकास जीवन में और जीवन के लिए बुद्धि का विकास, और ऐसा सात्विक जीवन हो ताकि बुद्धि अपने आप सात्विक बन जाए, शुद्ध बन जाए। अब ये कोरोना महामारी का समय है, बुद्धि शुद्धि अगर हो तो स्वाभाविक रूप से जीवन में भी शुद्धि आती है, और जीवन में शुद्धि हो तो वह भी बुद्धि शुद्धि को प्रभावित करती है। इसलिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और मूलतः जैसे मैंने कहा अद्वैतवादी विचार में दोनों मूलतः एक ही है, वही शिव तत्व है या ब्रह्म तत्व है, इस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बातें आज सुनने को मिला, क्योंकि वो जो है इसमें रिसर्च भी किए हैं, साइकोलॉजी में और साइकियाट्री में उन्होंने काम किया है। तो बहुत सारी विधाएं आज मनोविज्ञान के प्राप्त होते हैं जिनका वे अधीति हैं, और कुछ उनके कुछ मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं, कुछ कि किस प्रकार से व्यक्ति को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वो दे सकते हैं, ऐसा भी कार्य उन्होंने किया है। तो उनका बहुत ही अभिनंदन, स्वागत है। अभी आगे
सभी के धन्यवाद के लिए अभिदत्त करके फिर कल्याण मंत्र प्रस्तुत करते हैं। ओम। सभी उपस्थित जो हमारे श्रोता बंधु हैं, गुरुजन, बंधु भगिनी, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और हमारे जो आज के वक्ता हैं श्रीमान डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा जी, जो राजकीय महाविद्यालय में पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं, इन्होंने जो अत्यंत उपादेयता पूर्ण जो आज ये व्याख्यान प्रस्तुत किया है, इस निमित्त मैं उनका हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं, केंद्र की तरफ से भी और व्यक्तिगत अपनी तरफ से भी। तो इसी के साथ हम आज के व्याख्यान को शांति मंत्र और कल्याण मंत्र के साथ यही संपन्न करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। नमः सर्वेभ्यः, नमः गुरुभ्यः। ओम प्रणाम।